So today we will discuss about average cost and its three types, and also we will discuss about marginal cost. बच्चों एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी चीज़ के पर यूनिट पे लगती है। मतलब अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे मास का प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, तो वो मास का जो प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, अगर मुझे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना या घटाना है तो मुझे उसके लिए एवरेज पता होना चाहिए कि मेरा एवरेज मास पे कितना खर्चा बैठ रहा है, कितना कॉस्ट उस पर लग रहा है। तो एवरेज कॉस्ट के थ्रू हम वो निकाल सकते हैं कि पर यूनिट पे हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, पर यूनिट ऑफ मास पे मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है। तो बच्चों ये वो कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, द पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। मतलब ये कॉस्ट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मैनर में। ठीक है बच्चों, और इसके तीन काइंड होते हैं। पहला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा एवरेज टोटल कॉस्ट, या इसको हम एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बच्चों ये कौन सी कॉस्ट होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये पता करना है कि मेरे एक मास के प्रोडक्शन पे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो Q है वो Q से हमने किसे डिनोट किया है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को। ठीक है बच्चों, और जो AFC है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो ये आउटपुट के इंक्रीज़ होने पर डिक्रीज़ होती जाती है, ये घटती जाती है। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है हमारा आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, तो जबकि TFC कैसी थी? TFC कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये हमें एक बहुत रियलिस्टिक मैनर में चीज़ों को दिखाती है ये हमें, यानी कि ये हम इसके थ्रू हम अपना रियलिस्टिक कॉस्ट फंक्शन मालूम कर सकते हैं। इसलिए ये हमें रियलिस्टिक पूरी पिक्चर बताएगी और बताएगी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज़ हो रही है। ये बच्चों अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट होती है जो हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे बताती है कि कितना हमारा एवरेज लग रहा है उस पर, कितना हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उस पर आ रहा है पर यूनिट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसे भी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो अब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल भी देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है। और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो AFC कर्व जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और वो स्लोप कैसा कर रहा है? डाउनवर्ड कर रहा है। बच्चों इसका जो शेप होता है इस कर्व का वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसीलिए होता है कि इसके अंडर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी? वो सेम होती है हर पॉइंट पे। तो इसी वजह से ये ऐसा बनता है। ठीक है, जैसे कि IC कर्व में भी आपने देखा था कि वहाँ पे सारे पॉइंट्स पे आपका सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। इसी तरह यहाँ पे AFC जो इसके अंडर जितने ही पॉइंट्स हैं वहाँ पे सभी सबका जो लेवल होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब AVC का भी शेड्यूल और ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो पहले तो AVC में क्या हुआ? AVC डिक्लाइन हुई, पहले 6 से 5 हुई, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो गई, दूसरे से तीसरे आउटपुट पे 5 से 5 ही रही, और उसके बाद वो क्या होने लगी? वो इंक्रीज़ होने लगी। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि AVC पहले क्या होता है? पहले तो वो डिक्लाइन होता है, डिक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम ग्राफ में भी देख सकते हैं AVC के। ठीक है, पहले डिक्लाइन हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है और फिर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। बच्चों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी आपने पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था प्रोडक्शन के चैप्टर में, तो उसमें भी यही हुआ था ना कि पहले तो क्या होगा? पहले तो आपका फ़ायदा होगा जब आप वर्कर को हायर करेंगे, फिर आपने और वर्कर को हायर किया, फिर भी आपका थोड़ा कांस्टेंट हो गया, फिर लेकिन एक लेवल ऐसी आई थी कि वहाँ पर आपका नुकसान होना स्टार्ट हो गया था। इसी तरह यहाँ पर AVC क्या है? एक लेवल के बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी देख लेते हैं। बच्चों इसे एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं और इसको निकालने के दो तरीके हैं। आप देख ही सकते हैं कि पहले हम क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके भी अपनी एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमें पता है क्या किसका समेशन है? एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही तो समेशन है। तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को भी सम अप करके एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। ग्राफ देख लीजिए बच्चों, इसका ग्राफ जो होता है वो U शेप्ड कर्व होता है।
चलिए बच्चों, अब हम AC, AVC और AFC का रिलेशन भी देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि ASC कर्व जो है वो AFC कर्व और AVC कर्व के ऊपर है। वो इसीलिए ऊपर है क्योंकि AVC और AFC इन दोनों का समेशन ही तो है, इन दोनों का एडिशन ही तो है ना AC। इसलिए ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा इन दोनों से ऊपर रहेगा AC कर्व। और दूसरा बच्चों, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि देखिए, जब AVC अपने मिनिमल पॉइंट पे होगा तो AC से वो हमेशा नीचे होगा, क्योंकि वो अभी मैंने बताया ना आपको कि AC जो है वो AFC और AVC का ही तो समेशन है ना, तो इसलिए AC कर्व हमेशा ऊपर रहेगा और जो AVC का मिनिमल पॉइंट है वो AC के पॉइंट के नीचे होगा। ठीक है बच्चों। और तीसरा इसमें बच्चों ये बात गौर करने की है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा तो जो गैप है ना AC और AVC के बीच में वो कम होता जाएगा। मतलब ये जो AVC और AC के बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये कम होता जाएगा जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन हाँ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं कॉस्ट के अपने अगले टाइप की तरफ, जो है मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि बच्चों अभी हमने कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ ली, हमने टोटल कॉस्ट पढ़ ली, हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ ली, अब ये है मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों मार्जिनल से ही आप समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स में जहाँ भी मार्जिनल आए तो बस समझ जाइए कि उसका मतलब क्या है, एडिशनल। ठीक है बच्चों। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जो भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने पे, वन मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो भी एडिशनल आपकी कॉस्ट लगेगी वही क्या कहलाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि MC इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मुझे अपने 6th यूनिट ऑफ आउटपुट की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 6 माइनस 1 यानी कि 5th यूनिट। मैं अपने टोटल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट में से टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 6 यूनिट की निकल के। ठीक है बच्चों, एक तो मेथड ये हो गया। और दूसरा मेथड मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का जो है वो है, मैं क्या कर सकती हूँ, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, यानी कि मैं डेल TC डेल Q की मदद से भी मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकती हूँ। यानी कि डेल TC क्या हो गया, चेंज इन टोटल कॉस्ट, और डेल Q चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आया अपॉन मेरे टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट में जितना चेंज आया। हम मार्जिनल कॉस्ट का शेड्यूल देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को किस तरह से फाइंड आउट किया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 0 आउटपुट पर 12 है टोटल कॉस्ट, और 1 आउटपुट पर 18 है, और 2 पे 22 है। इस तरह ये बढ़ती जा रही है। तो जब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होगी तो जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था, हम क्या करेंगे, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे निकालनी है तो मैं 18 जो है उसका टोटल कॉस्ट जो है उसमें से प्रीवियस वाली माइनस कर दूंगी। जो प्रीवियस टोटल कॉस्ट थी वो थी 12, तो मैंने जब 18 में से 12 को माइनस कर दिया तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल कर आ गई, 6। इसी तरह अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 22 में से 18 को माइनस कर दूंगी और मेरा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट की मदद से मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चों हम TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मदद से भी मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, हम इसमें भी बिल्कुल सेम यही करेंगे कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को माइनस कर देंगे और हमारी मार्जिनल कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हम TVC की मदद से निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की मदद से निकाल सकते हैं? वो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि TFC तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ना, TFC कांस्टेंट है, इसी वजह से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मदद से भी मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही यही है कि चेंज इन आउटपुट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट है ना, उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है अगर हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। बच्चों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा है, कुछ ये यू शेप जैसा है ना बच्चों। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पहले तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रही है ना, पहले वो डिक्रीज़ हो रही है, फिर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गई और उसके बाद वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस तरह इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो यू शेप बन रहा है, क्योंकि पहले डिक्लाइन होगी, फिर कांस्टेंट होगी और फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा, यू शेप्ड बनेगा।